तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 को लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। ठीक, लेक्चर नंबर 2 को लेक्चर हम पिछले वीडियोस में देख लिए थे, इन सभी के बारे में जान लिए थे। सूक्ष्म देखो उसके जीव में शोषण। आज हम लोग मानव में शोषण को से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए मानव में शोषण में क्या क्या कौन कौन सा अंग महत्वपूर्ण होता है, कैसे मानव में शोषण होता है, मानव का शोषण का चित्र होता है ना, इसको समझेंगे कि शोषण अंग क्या क्या होता है, कैसे मानव में शोषण होता है। आज हमारा मेन रूप से सबसे लास्ट टॉपिक यही बच गया था हमारे इस चैप्टर में, बस यही इस लास्ट टॉपिक बच गया है, इसी को आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को फटाफट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी मित्रगण क्लास 10th में हैं उन सभी के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए मानव में श्वसन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिवीजिंग बहुत ज़रूरी है। रिवीजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या देख लिया था, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, उसको रिवीजिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। हम जानते हैं आप रिवीजिंग नहीं करते हो, या करते होंगे तो और अच्छी बात है, और नहीं करते होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आपको रिवीजिंग कराएँगे। तो चलिए लेक्चर 1 में हम लोग क्या देखे थे पूरा रिवीजिंग कर लेते हैं अब शुरू से। ठीक, चलिए हम शुरू पे दम जाते हैं, दम फ्रंट पेज पे सबसे जब स्टार्ट किया था क्लास, हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ था बायोलॉजी चैप्टर 2। चलिए हाँ यहाँ से पहले देखिए हम लोग एकदम वन शॉट की तरह रिवीजिंग कर लेते हैं, ताकि ऐसे होता है ना पुराना पढ़ा हुआ चीज़ रिकॉल हो जाएगा। ठीक, देखिए श्वसन क्या है, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा कोशिका में ग्लूकोज से अभिक्रिया करके, कोशिका में जब ग्लूकोज से अभिक्रिया, जब ऑक्सीजन गया ना कोशिका में जाकर ग्लूकोज से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल तथा ऊर्जा बनाने, फिर वापस वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वायुमंडल तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। ठीक, श्वसन का समीकरण क्या होता है, श्वसन का समीकरण आपको आगे चल के बताया गया है। ठीक, श्वसन में मेन रूप से याद रखिएगा हम लोग कितना परसेंट नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं कितना 78%, ऑक्सीजन लेते हैं 21%, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, छोड़ते हैं कितना, नाइट्रोजन छोड़ते हैं 78%, जितना लिए थे उतने छोड़ते हैं नाइट्रोजनवा को, लेकिन ऑक्सीजनवा को छोड़ते हैं 17%। ठीक, ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं, 4% की कमी आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 4% छोड़ते हैं। देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट छोड़ते हैं, 4.4% होता है। ठीक, लेकिन एवरेज 4 होता है, एक्चुअल में 4.4% होता है। ठीक, याद है गूगल करिएगा तो 4.4 बताइएगा। ठीक, तो समझ गए। नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं, 78% छोड़ते हैं, 78%, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, 4% कम के यानी 17% छोड़ते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, क्योंकि वायुमंडल में इतने ही है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन छोड़ते हैं कितना 4%। ठीक, अब देखिए श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है, तो 6O2 प्लस C6H12O6 अभिक्रिया करके बनाएगा 6CO2 प्लस ऊर्जा प्लस 6H2O। H2O मतलब जल, ये जाड़ा के दिन में आपको जल दिखता होगा जब श्वसन करते हैं। ठीक, यानी कि ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनाता है। ठीक, और श्वसन बिना ऑक्सीजन के संभव होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। ठीक, श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। ठीक, चूँकि हम लोग रिवीजिंग कर रहे हैं इसलिए थोड़ा फास्ट देख रहे हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पिछले लेक्चर्स को देख लीजिएगा, तो और भी बढ़िया से टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक, पिछले लेक्चर्स में और बढ़िया से डिफाइन करके समझे हैं लेक्चर 1 और 2 में। ठीक, हाँ आप देखिए वायवीय श्वसन क्या है, तो बताए थे कि वैसा श्वसन जो वायु के उपस्थिति में संपन्न होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यह मनुष्य और सभी जीव जंतुओं में होता है। इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हम चित्र बना के आपको सब बताए थे, कोशिका का चित्र बना के बताए थे कि कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कहाँ कोशिका द्रव होता है, कैसे पायरुवेट का विखंडन होता है, कोशिका 2 चरणों में कैसे संपन्न होता है श्वसन, सब बता दिए थे आपको लेक्चर 1 में। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसको देख लीजिएगा तो और ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी तो क्योंकि हम पढ़ के 1 शॉट रिवीजिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बढ़िया समझना है एकदम डिफाइन करके, तो उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि आज का हमारा बस लास्ट टॉपिक, एक टॉपिक बच गया है मात्र इस चैप्टर में, और वो क्या है, मानव में श्वसन। वही आज मेन रूप से कवर करेंगे, समझाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले पिछला रिवीजिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए रिवीजिंग करा रहे हैं। तो याद रखिएगा वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक, वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। ठीक, यह कहाँ संपन्न होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि पावर हाउस यानी कि गृह, पावर गृह, शक्ति
कुछ ऐसे होगा, शक्ति गृह, हिंदी में पता नहीं पावर हाउस कहते हैं, ठीक। अंग्रेजी में याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह, पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक, याद रखिएगा। और अवायवीय में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक, याद रखिएगा। एक एटीपी में कितना जूल होता है, तो कितना कैलोरी होता है, एक एटीपी में 30.5 कैलोरी ऊर्जा होता है, ठीक, याद रखिएगा। एक एटीपी में 30.5 कैलोरी ऊर्जा होता है। और वायवीय श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा बनता है, 38 एटीपी, तो टोटल जोड़ लीजिएगा कितना होता है, ठीक। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है, तो वैसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। यह ईस्ट तथा हमारे मांसपेशिया में होता है, ठीक, ईस्ट में होता है, उसे किण्वन कहा जाता है। आगे और भी बताएंगे बढ़िया से। इसमें 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। अवायवीय श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा बनता है, 2 एटीपी। जबकि वायवीय में क्या बताएं, वायवीय में आपको बताएं कि 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, 38। और अवायवीय में 2 एटीपी। क्यों, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, पूरी तरह से ग्लूकोज है ना जो उसका ऑक्सीकृत नहीं होता, ऊर्जा नहीं बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल पूरी तरह से नहीं बनाता है, एथेनॉल और फिर उधर लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। हम लेक्चर 1 में आपको इस बढ़िया से बता दिए थे कैसे एथेनॉल, कैसे लैक्टिक अम्ल बनता है, कैसे किण्वन होता है, सब बता दिए थे, ठीक। देखिए, यह सामान्यतः का एक कोशिकीय सूक्ष्म कोशिकीय जीवों में होता है, ठीक, अवायवीय श्वसन। मतलब सूक्ष्म जीव होता है ना, उसमें होता है, जैसे ईस्ट हो गया इस समय, ठीक। यह कोशिका द्रव में संपन्न होता है, एक कोशिकीय नहीं होता, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिर्फ सूक्ष्म कोशिकीय याद रखेगा, एक कोशिकीय में नहीं होता, फिर बाद में आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, तो फिर हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो, तो याद रखेगा। मिस हो गया, मिस टाइपिंग हो गया। यहाँ एक कोशिकीय में नहीं होगा, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा होता है श्वसन। एक कोशिकीय में श्वसन कैसे होता है, विसरण क्रिया द्वारा होता है, वो आगे हम चल के आप बता देंगे कि विसरण क्रिया द्वारा एक कोशिकीय में होता है। यह सूक्ष्म जीवों में होता है, मतलब छोटे छोटे जीवों में होता है, ठीक, याद रखिएगा। यह कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव में। जबकि वायवीय श्वसन कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, ठीक। और इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड कभी कभी बनता है, कभी नहीं बनता है, ठीक। इसे अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है, ठीक, याद रखेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए अनॉक्सी। श्वसन 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, यह क्रिया कोशिका द्रव में होता है। और दूसरा चरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से विक्रिया करके जो पायरुवेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में बनाता है। फिर ऊर्जा तुरंत एटीपी में जमा हो जाता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। कोशिका का ऊर्जा वाहक या ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, याद रखिएगा, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। अब देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये तो हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ना। दूसरा चरण ये क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो गया। अब अनुपस्थिति में क्या होता है वो देखते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है ना, कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुवेट एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल में टूटता है। एथेनॉल सामान्यतः ईस्ट में होता है तथा लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशिया में टूटता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होने के कारण इसे अवायवीय श्वसन कहता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है। देखिए, एक प्रश्न बनता है, 2 नंबरिया प्रश्न है कि किण्वन क्या है। किण्वन द्वारा ही दारू बनता है। दारू, शराब, एल्कोहल जो चीज़ बोलिए उसको बोलते हैं वाइन। दारू होता है ना गांव सब में, कैसे अथी चावल, किशमिश और क्या महुआ तहुआ जो चीज़ होता है ना, उस सब के सड़ा के कैसे बनाते हैं, तो किण्वन क्रिया द्वारा बनाते हैं। ये ईस्ट में होता है, ठीक। क्या देखेगा कैसे होता है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन एथेनॉल तथा CO2 में होता है। इसी क्रिया को किण्वन कहा जाता है। तो ये जो एथेनॉल बना है ना, एथेनॉल यही होता है दारू, एथिल एल्कोहल होता है, ठीक। एथिल एल्कोहल, एथेनॉल यही बनता है, दारू बनता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है वायुमंडल में, ठीक। तो समझ गए किण्वन किया है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन एथेनॉल तथा CO2 में होता है। इसी क्रिया को किण्वन कहा जाता है। यह क्रिया कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, ठीक, याद रखेगा, ईस्ट में। जो एल्कोहल होता है ना, एथेनॉल, इसको IUPAC नाम, जो IUP इंटरनेशनल केमिस्ट्री है ना, इसको एथेनॉल के एल्कोहल कहता है, ठीक। एथेनॉल को क्या कहता है, एथिल एल्कोहल कहता है, ठीक, एथिल एल्कोहल। इसके बारे में केमिस्ट्री का जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे ना, चैप्टर 3, तो उसमें चैप्टर 3 या 4 में शायद, हाँ, कार्बन या यौगिक चैप्टर है ना, उसमें पढ़िएगा ना, तो उसमें बोलेगा ना कि एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, एल्कोहल का निर्माण का विधि समझाइए। तो उसमें यही विधि लिखना होगा कि कैसे
ईस्ट में जो अनाज होता है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज सड़ के पायरुवेट में बनता है। फिर कैसे दारू का निर्माण होता है, एथेनॉल का, वही लिखना पड़ता है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन अभी नहीं, जब केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ाएंगे तो और डिटेल्स में समझाएंगे कैसे होता है। ठीक, अभी बस इतना जान लीजिए। किण्वन क्या है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन एथेनॉल तथा CO2 में होता है, यह क्रिया किण्वन कहलाता है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा होगा, पिछले 1-2 लेक्चर को, तो कहिए कि भैया हम तो पढ़े थे कि ग्लूकोज का विखंडन होता है, ये पायरुवेट का विखंडन बोल रहे हैं। तो जो ग्लूकोज होता है ना, सबसे पहले पायरुवेट बनता है जाके कहाँ, ग्लूकोज होता है सबसे पहले पायरुवेट बनता है। देखिए यहाँ पे बढ़िया से समझाया गया, जो ग्लूकोज होता है सबसे पहले जाके पायरुवेट बनता है कोशिका द्रव्य में। ठीक, हमने आपको लेक्चर 1 में ही समझाया था बढ़िया से कि कैसे पायरुवेट बनता है ग्लूकोज से, उसके बाद सारा क्रिया होता है। यही होता है चरण 1, प्रथम चरण में जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट बन जाता है प्रथम चरण में। उसके बाद फिर या तो ऑक्सीजन मिलेगा या तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन मिलता है तो फिर वो अभी क्या करके ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ATP में जमा हो जाता है, ऊर्जा सब बनाता है, जल बनाता है। लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वही फिर एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल बनाता है। तो वही किण्वन क्रिया क्या है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन एथेनॉल तथा CO2 में होता है, इसी क्रिया को किण्वन कहा जाता है। एक फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन है ना हम लोग ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, वो कैसा गैस है, ऑक्सीजन एक भारी गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक भारी गैस है, इसलिए जब समुद्र में 300 मीटर से नीचे जाना पड़ता है ना, ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी ले जाना पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ। ठीक, देखिए इसमें आपको और बढ़िया समझ में आएगा कैसे होता है। देखिए ये ग्लूकोज हुआ, हमारे 6 कार्बन के अणु का ग्लूकोज हुआ, ये फिर कोशिका द्रव में जाके, ग्लूकोज कोशिका द्रव में जाकर पायरुवेट में टूट जाता है, पायरुवेट बन जाता है। जब पायरुवेट बनता है 3 कार्बन के अणु होता है। ठीक, तो क्या कहता है, पायरुवेट तथा ऊर्जा में, यानी कि जो ग्लूकोज होता है कोशिका द्रव में जाके पायरुवेट में टूट जाता है, फिर कुछ ऊर्जा बनाता है, उससे कुछ ऊर्जा बनता है, तो फिर पायरुवेट होता है। जब ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन के क्या है, अनुपस्थिति में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो क्या होता है, एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कुछ ऊर्जा भी बनाता है। यह कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, इसी को कहा जाता है किण्वन। ठीक, जो इथेनॉल बना है इसी को कहा जाता है वाइन शराब। ठीक, फिर जब ऑक्सीजन का अभाव होता है हमारे मांसपेशियों में, क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत दौड़ते हैं, बहुत काम करते हैं ना, तो हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो वहाँ अब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना, तो लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा बनता है। ठीक, यह कहाँ होता है, हमारे मांसपेशियों में होता है। ठीक, और फिर क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम सांस लेवे नहीं करेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में टूटता है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में टूटता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सॉरी, उपस्थिति में जब हम ऑक्सीजन बढ़िया से लेते हैं ना, पूरा दम ऑक्सीजन बढ़िया से लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में टूटेगा। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, मतलब कि ऑक्सीजन मिलता है लेकिन ना के बराबर मिलता है, मतलब कि इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं ना कि कितनों कस के सांस लेते हैं, दम हाफने लगते हैं, तो यूँ नहीं हो पाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। इसी कारण जब देखिएगा ना, ज़्यादा दौड़िएगा ना, तो आपको पैरवा में दर्द होगा, दम पैन से दम पूरा दर्द होगा पैरवा में, तो क्या होता है ना, वहाँ लैक्टिक अम्ल बन जाता है, पैरवा में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, वही दर्द देता है। ठीक, याद रखिएगा। फिर ATP के बारे में ये जानना बिना मतलब सर खपाना है, बस इतना जान लीजिए। इसको नीचे वाला जैसे बैटरी होता है ना, सभी उपयोगों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार से ATP हमारे शरीर में सभी काम के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एक ATP में 30.5 कैलोरी होता है ऊर्जा। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए श्वसन अंग के बारे में। श्वसन अंग क्या है, तो अलग अलग जीवों का श्वसन अलग अलग होता है। ठीक, जैसे मनुष्य का फेफड़ा होता है, मछली का गलफड़ा होता है, तिलचट्टा का ट्रैकिया होता है, मच्छर का भी क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ठीक, तिलचट्टे में कितना 10 जोड़े ट्रैकिया पाए जाते हैं। ठीक, याद रखेगा, जो हमारा तिलचट्टा है कॉकरोच, इसमें 10 जोड़ा ट्रैकिया पाया जाता है। अब ये मनुष्य में दो को फेफड़ा पाया जाता है, मच्छर में भी ट्रैकिया पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो मच्छर, ये पूछा भी जाता है 2 नंबर का प्रश्न कि मनुष्य, मछली तथा तिलचट्टा मच्छर में श्वसन अंगों का नाम लिखें, तो मनुष्य फेफड़ा से, मछली गलफड़ा से, तिलचट्टा ट्रैकिया से और मच्छर ट्रैकिया से। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलिए, अब कुछ प्रमुख जीवों के नाम और उनके श्वसन अंग देख लीजिए। जैसे शेर होता है, फेफड़ा से सांस लेगा, पक्षी भी फेफड़ा से सांस लेता है, चूहा भी फेफड़ा से सांस लेता है, सांप, मनुष्य, मेढक, ये सब क्या फेफड़ा से सांस लेते हैं। ठीक, मेढकवा है ना, ये फेफड़ा से भी सांस लेता है, और देखिए अथी से त्वचा से भी सांस लेता है। यहाँ भी मेढक लिखा है, यहाँ भी मेढक लिखा है ना, तो त्वचा से भी सांस लेता है। जब मट्टी के अंदर दब जाता है ना मेढकवा, तो त्वचा से सांस लेता है, और जब मट्टी के अंदर नहीं रहता है ना, तो क्या, जब बाहर निकल जाता है बारिश के दिन में, तो क्या फेफड़ा से सांस लेता है मेढकवा। ठीक, याद रखिएगा। मट्टी के अंदर रहे वाला जीव क्या, त्वचा से सांस लेता है। जैसे केचुआ मट्टी के अंदर रहता है, इसलिए वो त्वचा से सांस लेता है, और जो बाहर ज़मीन पे रहता है वो सब क्या
फेफड़ा से सांस लेगा। तो बाहर ज़मीन पे कौन कौन रहता है? शेर क्या रहता है? ज़मीन पे रहता है। जब भी पूछा जाएगा ना ये सब सवाल कौन कहाँ कैसे श्वसन अंग है, तो देखिएगा कि जब मट्टी में अंदर घुसा रहेगा, जब मट्टी के अंदर रहता है ना वो क्या लेगा? त्वचा से सांस लेगा। जो पानी में रहता है वो गिल से सांस लेगा, गलफड़ा से। और जो ऐसे खुला ज़मीन पे रहता है इंसान की तरह, जो खुला है में ज़मीन पे रहता है वो सब फेफड़ा से लेगा। जैसे देखिए शेर क्या है? खुला में रहता है हमारी तरह, फेफड़ा सांस लेगा। पक्षी भी खुला में घूमते हैं, फेफड़ा सांस लेगा। चूहा खुला में घूमता है, फेफड़ा सांस लेगा। सांप खुला में ऐसे घूमता है पृथ्वी पे, फेफड़ा में सांस लेगा। मनुष्य, मेढक भी कभी कभी बरसात के दिन में ऊपर खुला घूमता है, इसलिए फेफड़ा सांस लेगा। ठीक। लेकिन जो मछली में रहते हैं, जैसे ऑक्टोपस हो गया, अब मछली जो पानी में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं ना, ऑक्टोपस और मछली सब पानी में रहते हैं, वो सब गलफड़ा सांस लेगा, पानी वाला। ठीक। और जो ज़मीन के अंदर रहता है, ज़मीन के अंदर रहता है मेढक का केचुआ, इसे क्या कभी कभी त्वचा से सांस लेगा। ठीक। केचुआ तो हमेशा त्वचा से लेता है, लेकिन मेढकवा जब ज़मीन के अंदर धंस जाता है ना तब त्वचा से सांस लेता है। और फिर छोटे मोटे कीट मकोड़ों की याद रखिएगा कि जितना भी छोटा मोटा मच्छर कीट मकोड़ा होता है ना, छोटा छोटा कीट मकोड़ा जितना भी होता है ना, पक्षी तो बड़ा हो गया, ये सब क्या है? पक्षी, शेर, चूहा, सांप, मनुष्य, मेढक, ये सब बड़ा बड़ा होता है। लेकिन छोटा मोटा कीड़ मकोड़ा, मच्छर, कॉकरोच, मक्खी, सब क्या होता है? ट्रैकिया से सांस लेता है। जो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होता है ट्रैकिया से सांस लेता है, याद रखिएगा। और इसमें कॉकरोचवा में 10 जोड़ा ट्रैकिया पाया जाता है, 10 जोड़ा ट्रैकिया पाया जाता है कॉकरोचवा में। ठीक, याद रखिएगा। और फिर पौधे 3 चीज़ों से सांस लेते हैं, रंध्र से, जो पौधों का पत्ता होता है वो रंध्र द्वारा सांस लेता है। पौधों का तना होता है वो बात रंध्र से सांस लेता है। और पौधों का जड़ होता है जो मूल रोम होता है ना जड़ में, उसको द्वारा सांस लेता है। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे बढ़िया से बताए हैं कि पौधों के 3 भाग में जड़, पत्ता तथा तना में श्वसन क्रिया होता है। पौधे भी श्वसन के दौरान हमारी तरह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं, परंतु दिन में इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन बनाने के लिए कर लेते हैं। लेकिन रात में कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता, इसलिए पौधे रात में ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिस वजह से कोई व्यक्ति रात में काम करता है तो उसे पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और थका थका सा महसूस करता है और नींद भी बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक, याद रखिएगा। और जो पौधा का पत्ता होता है वो रंध्र से सांस लेगा, तना होता है वो बात रंध्र से, और जो जड़ होता है वो मूल से, मूल रोम से। ठीक, आगे चलिए। अगर श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, एक प्रश्वास, एक उच्छ्वास। प्रश्वास क्या है? वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर कोशिका तक पहुंचाना प्रश्वास कहलाता है। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से भी क्रिया करते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक, याद रखिएगा। फिर उच्छ्वास क्या है? तो शरीर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वायुमंडल में बाहर निकाल देना उच्छ्वास कहलाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करते हैं तो अनऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक, अब प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास का निर्माण करते हैं। ठीक, फिर प्रश्न बनता है कि श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? तो ये भी हम आपको बता दिए थे पिछले लेक्चर में। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या है कि श्वसन न केवल वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिकाओं तक पहुँचाना तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वायुमंडल तक पहुंचाना, बल्कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा बनाने की पूरी क्रिया विधि को श्वसन कहा जाता है। जबकि श्वासोच्छ्वास क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन हवा लेकर कोशिका तक पहुंचाना, फिर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर फेंक देना, क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। लेकिन श्वसन क्या है? श्वसन में रूप से शुरू होता है कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है, जल बनाता है, CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ऊर्जा बनाता है। ये सभी क्या है? श्वसन में रूप से वही है, क्योंकि श्वसन का समीकरण वही लिखते हैं। तो में रूप से श्वसन होता है जो कोशिका के अंदर होता है, लेकिन श्वासोच्छ्वास क्या है? सिर्फ कोशिका तक पहुंचाना हवा को श्वासोच्छ्वास होता है। ठीक, सूक्ष्म जीवों में होता है विसरण क्रिया द्वारा। ठीक, विसरण क्रिया द्वारा सूक्ष्म जीवों में श्वसन किसे होता है? विसरण क्रिया द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीला गैस है। ठीक, याद रखिएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत हो गया रिवीजन। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर एक टेस्ट लगा लेंगे। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाता है। मानव श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन कैसे होता है? चलिए आज की कार्रवाई को शुरू किया जाए। इसको कलर का चेंज कर लेते हैं, वाइट ठीक रहेगा। अब देखिए, पहले श्वसन अंग क्या है? मानव में श्वसन अंग क्या है? तो देखिए, नाक, स्वरयंत्र जिसको लैरिंग्स कहा जाता है, नाक, स्वरयंत्र तथा श्वसन नली जिसको ट्रैकिया कहते हैं, फेफड़ा चारों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? श्वसन अंग कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। श्वसन अंग क्या है? तो नाक, स्वरयंत्र जिसको लैरिंग्स कहते हैं, नाक, स्वरयंत्र तथा ट्रैकिया और फेफड़ा। नाक, स्वरयंत्र और ट्रैकिया, फेफड़ा। नाक, स्वरयंत्र, ट्रैकिया, फेफड़ा। नाक, स्वरयंत्र, ट्रैकिया, फेफड़ा।
नाक, स्वरयंत्र, ट्रैकिया, फेफड़े सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? श्वसन अंग कहा जाता है। तो पहला क्या है? नाक, जिसे नासिक भी कहते हैं। नासिक तो देखिए क्या होता है, नाक मुख के ऊपर रहता है, ठीक, मुख के ऊपर रहता है नाक। इसमें 2 गोलाकार छिद्र पाए जाते हैं, लगभग गोलाकार ही होते हैं। इसमें घ्राण क्षेत्र होता है। क्या होता है? घ्राण क्षेत्र, ठीक। ये था ना, टाइपिंग करने में वो मिस्टेक हो गया, ठीक। घ्राण क्षेत्र क्या होता है? घ्राण क्षेत्र, याद रखिए, घ्राण क्षेत्र होता है। नाक में क्या होता है? घ्राण क्षेत्र होता है, ठीक, याद रखिएगा। नाक में घ्राण क्षेत्र होता है जो सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। घ्राण क्षेत्र ही क्या करता है? सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कुत्तों में ना घ्राण क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। जो कुकुर होता है ना, कुकुर, बिलाड़, कुतवा, उसमें घ्राण क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए कुत्ता का सूंघने की क्षमता बहुत तेज होता है, ठीक। मनुष्य में कम होता है, इसलिए सूंघने की क्षमता कम होता है। नाक में रोम का जाल होता है जो बाहर से आने वाली धूल कण को रोकता है, चछन्नी की तरह काम करता है, ठीक। इसमें म्यूकस का स्राव होता है। दूसरा है स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स, इसे लैरिंग्स भी कहा जाता है। इसका मेन रूप से कोई कार्य नहीं है। यह नाक तथा स्वर यंत्र में खुलता है। जो नाक होता है ना, स्वर यंत्र में खुलता है लैरिंग्स में, यानी कि नाक और ट्रैकिया को जोड़ने का काम करता है। बस स्वर यंत्र का काम क्या है? नाक और ट्रैकिया को जोड़ना। इसका तो मेन रूप से कार्य होता है वाइब्रेट करना, गला का वाइब्रेट करता है तो आवाज़ निकलता है। जैसे हम बोल पा रहे हैं तो क्या गला का वाइब्रेट कर रहा है। तो स्वर यंत्र का काम क्या है कि ये नाक और ट्रैकिया को जोड़ता है, ठीक। ट्रैकिया स्वर यंत्र के पीछे पाया जाता है, ठीक। और उसके आगे क्या होता है? उस भोजन नली होता है जिसके ऊपर एपिग्लोटिस रहता है। एपिग्लोटिस यह क्या करता है? एपिग्लोटिस कार्य करता है कि जो भोजन आ रहा है वो भोजन नली में जाएगा, लेकिन जो वायु आ रहा है, श्वास, वो जाएगा श्वास नली में। ये एपिग्लोटिस डिसाइड करता है, ठीक, याद रखिएगा। एपिग्लोटिस वह होता है जो ही डिसाइड करता है। फिर अगला है श्वसन नली। क्या है? तो इसे ट्रैकिया भी कहा जाता है। इसमें गोलाकार बलय होता है जो इसे पुचकने से रोकता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ना, इसमें गोलाकार बलय दिख रहा होगा। यहाँ पे ध्यान से अगर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे गोलाकार बलय दिख रहा होगा ट्रैकिया में, जिसे पुचकने से रोकता है, ठीक। इसमें क्या होता है? गोलाकार बलय होता है जो पुचकने से रोकता है, क्योंकि अगर सांस छोड़ते समय अगर पुचक जाता है, इसलिए पुचकने से रोकने के लिए अंदर गोल गोल भगवान रिंग डाल दिए हैं, रिंग की तरह डाल दिए हैं ट्रैकिया में, इसलिए न पूछ के, ठीक। श्वसन नली में 11 सेंटीमीटर लंबाई होता है, ठीक। ट्रैकिया का लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना होता है? 16 मिलीमीटर होता है, ठीक, याद रखिएगा। ये आगे जाके बक्षगुहा में खुलता है। बक्षगुहा में खुलता है, मेन रूप से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। बक्षगुहा में जाके श्वसनी में डिवाइड होता है, ठीक। फिर अगला क्या है? फेफड़ा। तो बक्षगुहा में फेफड़ा होता है। फेफड़ा कहाँ होता है? बक्षगुहा में, जिसका क्षेत्रफल, फेफड़ा का क्षेत्रफल कितना होता है? 400 से 800 वर्ग फीट होता है, ठीक, याद रखिएगा। फेफड़ा का क्षेत्रफल कितना होता है? 400 से 800 वर्ग फीट होता है। फेफड़ा श्वसन नली, जो फेफड़ा होता है श्वसन नली को श्वसनिका से जोड़ता है। जो श्वसनिका है ना, वो फेफड़ा को श्वसन नली से जोड़ता है, ठीक, याद रखिएगा। जो ट्रैकिया होता है ना, यहाँ पर देखिए, कलर चेंज करना है। यहाँ पे देखिए जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया आके 2 भागों में डिवाइड हो गया है, वो इधर गया है, वो इधर गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैकिया है ना, यहाँ पे आके 2 भागों में डिवाइड हो गया है। यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास करिए। यहाँ से ये आया खाना यहाँ पे गया। यहाँ पे क्या है? यह श्वसन नली, यहाँ जो देख रहे हैं ना, श्वसन नली कहाँ है? इधर है, ठीक। सब जितना भी नाम बताए हैं, देखिए नासा द्वार यानी कि नाक ये रहा, श्वसन नली ये रहा, यहाँ पे बीच में उपस्थित बलय बताया ना कि गोल गोल भगवान रिंग डाल दिए हैं ट्रैकिया में। तो ये देखिए उपस्थित बलय क्या है? यहाँ जो तीर की निशानी दिखा रहे हैं उसे देखिए, ठीक। फिर क्या? ग्रसनी, जो भोजन को ले जाता है अमाशय में, खाना में, तो उसके ऊपर एपिग्लोटिस रहता है, वो डिसाइड करता है कि कहाँ जाएगा, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब बढ़िया से चित्र बना कर दिखाया गया है। तो ये तो चित्र हो गया कंप्यूटराइज ना। आप कहिए कि भैया हम कैसे चित्र बनाना सीखें, तो इसके लिए भी हम आपको वीडियो आपको दे देंगे कि कैसे चित्र बनाते हैं मानव श्वसन तंत्र का, उसको चित्र बनाना भी सिखा देंगे। और फिर फेफड़ा के अंदर कैसे क्रिया होता है, ये तो 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो फेफड़ा के बारे में और भी लिखना है, ठीक। फेफड़ा का ये मेरे रूप से जान गया ना कि बक्षगुहा में फेफड़ा होता है जिसका क्षेत्रफल 400 से 800 वर्ग फीट होता है। फेफड़ा और श्वसन नली को श्वसनिका जोड़ता है। फेफड़ा और श्वसन नली को कौन जोड़ता है? श्वसनिका जोड़ता है। श्वसनिका फेफड़ा के अंदर बहुत से पतले पतले शाखाओं में टूट जाती है, जिसमें अंतिम छोर पे कुपिका पाया जाता है। कुपिका मनुष्य के अंदर 30 करोड़ कुपिका पाया जाता है दोनों फेफड़ा में, ठीक। 3 × 10⁸ कुपिका पाया जाता है।
फेफड़े के ऊपर पसलियाँ होती है, आइस जो इसकी रक्षा करते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ होता है। इतना लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इतना कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो चित्र बना के ऐसे ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा, इसके बारे में लिख दीजिएगा श्वसन अंग के बारे में। यहाँ पर देखिए कुपिका क्या, ये है कुपिका, ये है कुपिका। कुपिका यही है जो अंदर जाके श्वसनिका से अंदर जाकर टूट, देखिए ढेर सारा टूट गया है ना, यही है कुपिका। और इसका चित्र कैसे बनाना, कहिएगा भैया इसका चित्र कैसे बनाते हैं। चित्र बनाने के लिए हम एक वीडियो डाल देंगे, स्पेशल वीडियो चित्र बनाने के लिए कि मानव श्वसन तंत्र का जितना भी बायोलॉजी में है ना, सभी का चित्र एकदम चित्र बनाने के लिए हम आपको वीडियो दे देंगे। लेकिन आपको चित्र एकदम सुंदर सुंदर बनाना है बढ़िया से। सबका नाम भी सुंदर सुंदर एकदम बढ़िया से चित्र बना कर नाम लिखिएगा, ताकि टीचर एकदम इम्प्रेस हो जाए। टीचर को एकदम चित्र देखते ही एकदम लगे कि है ये अथी डिफाइन किया होगा, सही वर्णन किया चाहे गलत वर्णन किया है, बस इसको चित्र और राइटिंग का चित्र इतना सुंदर होना चाहिए ना कि टीचर को देख के एकदम आपसे प्यार हो जाए। एकदम जो कॉपी चेक कर वाले हो ना तुरंत नंबर दे दे। एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग बैठाने की कोशिश कीजिएगा, और जो हम आपको बता देंगे कि चित्र कैसे बनता है, और फिर चित्र को बढ़िया से बनाने का प्रयास कीजिएगा, खुद से बनाने का, ठीक। इसी के साथ हमारा द एंड होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका टेस्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक, और PYQs देख लेंगे पिछले 10 साल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।